नमस्ते विद्यार्थियों। आज मैं आपको संज्ञा प्रकरण में कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है जिनके बारे में जानकारी दूंगा। हम जब आगे की व्याकरण पढ़ेंगे तो उनमें इस जो मैं आपको इस संज्ञा प्रकरण की जो संज्ञाएं बताऊंगा वो संज्ञाएं अगर अच्छी तरह से आपके समझ में आती है तो वो आगे के जो चैप्टर समझेंगे अपन उसमें हमारी सहायता करेगी। देखो, सबसे पहले आपको मैं एक संयोग संज्ञा बताता हूं। संयोग संज्ञा होती है एक व्याकरण के अंतर्गत संयोग संज्ञा। संयोग से तो आपको ये विदित हो रहा कि कोई किसी दूसरे वर्ण का एक दूसरे वर्ण से संयोग हो जाता है तब उसको संयोग बोलते हैं। लेकिन हमारी व्याकरण के अंतर्गत ऐसी संयोग संज्ञा किन वर्णों की होती है ये हमें आना चाहिए। तो इसके लिए पाणिनि भगवान ने एक नियम बनाया है, हलो अनंतरा संयोग है। हलो तरा संयोग है, ऐसा एक नियम बनाया है। हलो अनंतरा संयोग में जब अपन इसका खंडन करके देखते हैं तो एक इसमें से हल निकलता है, हल है, फिर आता है अनंतरा और फिर आता है संयोग। ये तीन पद इसमें से निकलते हैं। हल का मतलब होता है व्यंजन, व्यंजन होता है, और अनंतर का मतलब होता है विविधान रहित, विविधान रहित। विविधान रहित का मतलब क्या होता है कि यहां पर स्वरों का कोई विविधान नहीं होना चाहिए, स्वरों का कोई विविधान नहीं होना चाहिए, स्वरों की बात बताते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। जहां पर ध्यान से समझिए, संयोग संज्ञा होती है एक, संयोग संज्ञा के लिए पाणिनि भगवान ने एक अलग से नियम बनाया है, हलो अनंतरा संयोग है। हलो अनंतरा संयोग में एक हल पद निकलता है, एक अनंतरा निकलता है और एक संयोग निकलता है। हल का मतलब होता है व्यंजन, अनंतरा का मतलब विविधान रहित। किसका विविधान नहीं होना चाहिए, स्वरों का विविधान नहीं होता चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो वहां पर उसकी संयोग संज्ञा कर देनी चाहिए, उनको संयोग मानना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा है यहाँ पर इंद्र, इंद्र लिखा है। अब इस इंद्र में संयोग संज्ञा किसकी कर सकते हैं हम, संयोग क्या है। तब मैंने इस इंद्र के प्रत्येक जो वर्ण है उन वर्णों को अलग अलग निकाला। पहले लिखा ई, फिर लिखा न आधा है, फिर लिखा द भी आता है, और फिर लिखा रे भी आता है, और फिर इनमें स्वर मिला हुआ है अ। इस प्रकार की कंडीशन है। जैसे इंद्र लिखा, इंद्र में मैंने स्वर और व्यंजन बाहर निकाले, ई, न, द, र और अ, ऐसी स्थिति है। तो यहां पर इस सूत्र से अपन ये देखते हैं कि व्यंजन हो और व्यंजनों के बीच में कोई किसी स्वर का विविधान नहीं हो, एक या एक से अधिक व्यंजनों का एक समूह हो, और उस समूह के बीच में किसी भी स्वर का अगर कोई विविधान नहीं है तो वहां पर उन व्यंजनों की संयोग संज्ञा कर देनी चाहिए। जब अपन इस इंद्र में देखते हैं तो इंद्र के अंतर्गत क्या हुआ, देखो ई स्वर है, अ स्वर है, लेकिन बीच में न के बाद में कोई स्वर नहीं है, द के बाद में कोई स्वर नहीं है, और र के बाद में कोई स्वर नहीं। मतलब यहां पर ये तीन जो व्यंजन है वो एक साथ है और बीच में किसी भी स्वर का विविधान नहीं है। तो यहां पर एक से अधिक व्यंजनों का एक जगह होना, बीच में किसी स्वर का विविधान नहीं है, तो इन व्यंजनों की यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाती है, संयोग संज्ञा हो जाती है। इसको अपन संयोग के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्षमा, ऐसे लिखा क्षमा, तो क्षमा के अंतर्गत एक तो क आता है, एक स आता है, और स में फिर क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, फिर म है, और मैं में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है। देखो ये स्वर और व्यंजनों का अपन ने यहाँ पर अलग अलग वर्णों को करके आपको मैं दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे कि देखो क के बाद में कोई स्वर नहीं है, फिर स और से के बाद में फिर स्वर है, फिर मैं के बाद में स्वर है। तो यहां पर इस मैं की अपन संज्ञा नहीं कर सकते, संयोग संज्ञा नहीं कर सकते हैं। अपन केवल किसके करेंगे, जिसमें स्वर का विविधान नहीं हो। तो जहां पर बीच में भी होता है, अंत में भी होता है, पहले भी होता है संयोग आदि, तो तीनों जगह आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर इसकी भी कौन सी संज्ञा हो गई, यहाँ पर भी इसकी संयोग संज्ञा हो गई है। इसको भी अपन संयोग के नाम से जानेंगे। तो संयोग संज्ञा के विषय में आपकी समझ में आ गया होगा कि संयोग जो संज्ञा है
वहां पर अलोनंतरा संयोग से हल अनंतरा संयोग, हल का मतलब व्यंजन, अनंतरा का मतलब विविधान रहित, संयोग का मतलब संयोग संज्ञा हो जावे, मतलब व्यंजनों, एक से अधिक व्यंजनों के बीच में स्वरों से रहित विविधान होने पर ऐसे व्यंजनों की संयोग संज्ञा मानी जाती है, जैसे इंद्र और क्षमा। इसके आगे नेक्स्ट वाली जो संख्या है वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे अपन ने संयोग संज्ञा पढ़ी वैसे ही अपन अब आगे की इसमें संज्ञा जो होती है वो अपन अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद में एक अति महत्वपूर्ण जो संज्ञा आती है वो आती है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा, जिसको संहिता संज्ञा नहीं करना आता उनको व्याकरण में संधि कार्य नहीं करना आता है। वेरी इंपॉर्टेंट संहिता संज्ञा, कि संहिता संज्ञा क्या होती है, इस संहिता संज्ञा विषय में आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बाकी मैं संधि विषय जब आपको पढ़ाऊंगा तो संधि के समय में संहिता कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसे होती है, वो सारी चीजें वहां पर डिटेल से आपको ये बात समझाऊंगा। अभी तो आप यहाँ पर ये समझिए कि संहिता संज्ञा होती क्या है, किसे कहते हैं। तो संहिता संज्ञा के लिए यहां पर भी पाणिनि भगवान ने एक नियम बनाया है, पर सन्निकर्ष संहिता। इस सूत्र को कई बार हमारी जो आरपीसी है, अधीनस्थ बोर्ड है, और भी अन्यत्र कई कंपटीशन हो है जिसके अंतर्गत इस प्रश्न के बारे में यहाँ पर इस संहिता के विषय के बारे में बहुत अधिक प्रश्न करते हैं। चाहे आप दिल्ली से हो, टीजीटी एग्जाम देते हो, अपने राजस्थान से संबंधित कोई भी ऐसे एग्जाम हो जो संस्कृति से संबंधित है, ऐसे में यहाँ पर एक संहिता संज्ञा के विषय में इस नियम को बहुत ही अधिक बार पूछा गया है। यहाँ पर इस सूत्र को आप आराम से समझिए। यहाँ पर जो पर है, पर का मतलब यहाँ पर वैसे अत्यधिक होता है, अत्यधिक, अत्यधिक, और सन्निकर्ष का मतलब होता है सामीप्यता, सामीप्यता, और संहिता का मतलब संहिता, संहिता का मतलब संहिता। यहाँ पर का मतलब अपन यहाँ पूर्व और पर भी लगा सकते हैं, पूर्व प्लस पर, ये दोनों मिलकर एक पर शब्द का निर्माण करते हैं। पर का मतलब अत्यधिक, जहां पर वर्णों की अत्यधिक सामीप्यता होती है, जहां वर्णों की अत्यधिक सामीप्यता होती है वहां पर संहिता संज्ञा होती है, वहां पर संहिता संज्ञा मानी जाती है। और जहां पर संहिता संज्ञा होती है वहां पर ही संधि कार्य होता है। अगर संधि कार्य, संहिता संज्ञा नहीं होगी तो संधि कार्य भी नहीं होगा। आप इसे जो सूत्र है इसको मैं आपको डिटेल में बढ़िया स्पेशल रूप से हिंदी में सही सही तरीके से समझाऊंगा। जैसे परा है, परा का मतलब अत्यधिक बताया, तो अत्यधिक क्या, वर्णों की अत्यधिकता, वर्णों की अत्यधिकता यानी वर्ण की अत्यधिक सामीप्यता होना। वर्ण कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको, तो वर्ण मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह है। हिंदी के अंतर्गत 2 ही पढ़ते हैं अपन, वर्ण और वर्ण, स्वर और व्यंजन। यहां पर स्वर और व्यंजनों की बात कर रहे हैं, तो स्वर और व्यंजनों की अत्यधिक सामीप्यता होगी, संहिता होगी, यानी पहले का आधा भाग और बाद वाले का आधा भाग मिलाकर क्या हो जाए, पूरा एक हो जाता है, तब भी संहिता होती है, अन्यथा संहिता नहीं हो सकती है। संहिता में अपन देखते हैं तो ये जो संहिता है इसका दूसरा नाम है संधि, इसको दूसरे नाम से अपन संधि के नाम से जानते हैं। जहां पर संधि कार्य होता है, सरल सी भाषा में समझ लीजिए, जहां पर संधि कार्य होता है वहां पर संहिता संज्ञा होती ही है, और जहां पर संधि कार्य नहीं है वहां पर संहिता संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परसन्निकर्ष संहिता से संधि कार्य करने से पहले हम संहिता संज्ञा करते हैं, और संहिता संज्ञा तभी होगी जब वहां पर 2 वर्णों की अत्यधिक कोई सामीप्यता उत्पन्न होगी। वर्णों की सामीप्यता उत्पन्न होगी तभी संधि कार्य होगा, अन्यथा संधि कार्य नहीं होगा। संधि कार्य में क्या होता है कि 2 वर्णों को मिलाकर कोई एक अलग से वर्ण की उत्पत्ति होती है, कोई अलग से एक वर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो 2 वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो उनकी सामीप्यता उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा दूं, आपने पढ़ा होगा यण संधि। यण संधि के विषय में भी कई बार कहते हैं, उसकी वृत्ति में भी बताया गया है, इको यणची इक स्थानीय स्याद अणि संहितायाम विषय। संहितायाम विषय का नाम दिया था वहां पे कि जहां संहिता का विषय होगा तभी यण संधि होगी, अन्यथा यण संधि नहीं हो सकती है।
जैसे मैंने यहाँ लिखा सुधी धन उपास्य, ऐसा लिखा सुधी धन उपास्य। अब यहां पर आप देखेंगे सुधी में धी में ई है और बाद में ऊ है, यहां पर यण संधि कार्य प्राप्त होता है। इससे पहले इन दोनों वर्णों की यहाँ पर परसनिकष संहिता से संहिता संज्ञा होती है। जब संहिता संज्ञा होती है उसी के बाद में यहाँ पर इको यणची नामक सूत्र से यण कार्य की प्राप्ति होती है, अन्यथा यण कार्य नहीं हो सकता है। तो ई और ऊ की यहाँ पर कौन सी संज्ञा की गई है? संहिता संज्ञा की गई है, संहिता संज्ञा मानी जाती है। अब ये जो संहिता संज्ञा होती है ये वर्णों के अत्यधिक सामीप्यता होने पर ही संहिता संज्ञा होती है, चाहे वो स्वर हो और चाहे वो व्यंजन हो। अगर उन वर्णों की अत्यधिक दोनों की सामीप्यता उत्पन्न हुई है, दोनों वर्णों के स्थान पर कोई नया वर्ण आया है, तो वहां पर संहिता संज्ञा होगी। यानी संधि कार्य जब जब होता है तब तब कोई ना कोई नया व्यंजन वहां पर स्वर या व्यंजन वहां उस वर्ण के स्थान पर आदेशित माना जाता है, तब वहां पर संधि कार्य होता है। इस संधि का दूसरा नाम ही क्या बताया गया है? संहिता बताया गया है कि संधि और जो संहिता है दोनों एक ही है, दोनों की परिभाषा एक ही है, लेकिन जो संधि है और जो संहिता है ये दोनों क्या है? संहिता और संधि, संधि तो क्या है? पुल्लिंग है और संहिता क्या है? स्त्रीलिंग है। संहिता स्त्रीलिंग है। देखो सम उपसर्ग पूर्वक दा धातु से जब की प्रत्यय करते हैं, की एक प्रत्यय होता है, तब संधि बनती है, संधि बनती है। और यहां पर जब संहिता का देखते हैं तो सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से, धा धातु से कतः प्रत्यय करते हैं, कतः करते हैं तो धा को यहां पर ही आदेश हो जाता है, कतः प्रत्यय करते हैं तो ये पुल्लिंग मतलब कतः का संहित बनता है। लेकिन स्त्रीलिंग के अंतर्गत जब टाप इत्यादि कार्य होता है तो संहिता पद निष्पन्न होता है। तो यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से कतः प्रत्यय करने पर तो संहिता शब्द निष्पन्न होता है, और सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर पुल्लिंग में ये होता है। तो इसके अंतर्गत जब कतः होता है तो कतः के बाद में अपन टाप प्रत्यय फिर करते हैं, तो टाप का क्या बचता है? इसमें से आ बचता है, इसलिए लास्ट के अंतर्गत इसमें आ लगाया गया है। तो संहिता जो संज्ञा है उसके अंतर्गत संधि इत्यादि कार्य होता है, तभी अपन इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। उसके बाद में अगला जो संज्ञा है वो संज्ञा है उपदा संज्ञा। उपदा संज्ञा, उपदा, उपदा संज्ञा होती है। यहां पर एक नियम है, हलो अंत्याद पूर्व उपदा, हलो अंत्याद पूर्व उपदा। यहां पर आप देखेंगे यहां पर अल लिखा गया है, अल, अल है, फिर लिखा हुआ है अंत्याद पूर्व उपदा। ऐसे इस पद का मैंने खंडन किया। यहां पर अल का मतलब होता है स्वर और व्यंजन, स्वर भी है और व्यंजन भी है। जब अपन चतुर्थ समावेश सूत्रों से यहां पर अल प्रत्यार बनाते हैं तो आई उनके ऐसे स्टार्ट करते हैं और हल्के लय तक बनाते हैं, तो उसके अंतर्गत स्वर और व्यंजन सब कंप्लीट आ गए हैं। हर स्वर और व्यंजन, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि हल अंत्याद पूर्व उपदा कि स्वर और व्यंजन का जो अंतिम है, अंतिम है, उस अंतिम के से पूर्व, अंतिम से पहले, जस्ट अंतिम से पूर्व वाला जो वर्ण है उसको अपन क्या बोलेंगे? उपदा बोलेंगे। पूर्व वाले को अपन क्या कहेंगे? उपदा के नाम से जाना जाएगा। स्वर और व्यंजनों में से कोई सा भी अंतिम यानी लास्ट में बैठा है और उससे पूर्व वाला जो वर्ण है, अंतिम से पूर्व वाला जो वर्ण है, उसको अपन किस नाम से जाना जाते हैं? उपदा के नाम से जानते हैं। उपदा संज्ञा हो जाती है वहां पर, जिसको अपन पहले वाले वर्ण के नाम से जानेंगे। यहां पर जैसे मैंने लिखा यहां पर हरि, हरि लिखा। अब मैं आपसे ये बताऊं कि हरि के अंतर्गत बताओ कौन सा वर्ण उपदा में है, तब अपन यहां देखेंगे। देखो ह, फिर है में अ, फिर है के बाद में र, फिर र में ई, र में ई। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ हरि
जो शब्द है, इस हरि शब्द के अंतर्गत उपदा में क्या है, तब आपको क्या बताना है कि चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, जो अंत में है उस अंत से पूर्व वाला जो होगा वो उपदा कहलाएगा, पूर्व वाला जो वर्ण होगा वो उपदा में होगा। तो यहां पर अंतिम में क्या स्वर है, स्वर से पूर्व में क्या है, र है, मतलब उपदा में कौन है, र है। तो हरि में उपदा में क्या है, र है। जैसे मैंने लिखा है यहां पर राम, राम लिखा तो राम के अंदर र, फिर आ, फिर म, फिर अ। अब बताओ यहां पर राम के अंतर्गत उपदा में कौन सा वर्ण है, तो हम बताएंगे यहां पर ये जो म है, यहां पर ये मैं उपदा में माना जाता है, उपदा के अंतर्गत इसका विधान बताया गया है। इससे बाद में एक और संज्ञा होती है जिसको अपन, एक टी संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, टी संज्ञा होती है, टी संज्ञा, टी संज्ञा होती है। नियम है यहां पर भी कि एक जो टी संज्ञा करने वाला है वो है अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी। यहां पर यह सूत्र आपको काम देगा जब आपको संधि कार्य में मैं आपको परस रूप संधि बताऊंगा, तो उस पर रूप संधि के अंतर्गत एक टी का नाम आता है कि जहां टी संज्ञा होगी उसकी पर रूप या पूर्व रूप संधि का नाम बताया। एक नियम है सकंदवादीसु पर रूपम वाक्यम, यानी पर रूप संधि तभी होगी जो सकंदवादी गण में पठित टी संज्ञा का वर्ण है उनकी ही पूर्व रूप संधि होती है। तो उस समय अगर हमें टी आएगा तो हम उसमें आसानी से समझ सकते हैं, अन्यथा हमें फिर वो रूप समझ में नहीं आता है। अचो का मतलब अच है, अच, और यहां पर लिखा मैंने अंत्यादि, और टी का मतलब टी। देखो अच का मतलब क्या हुआ, स्वर, यानी जो स्वर है उस स्वर का जो अंतिम है, अंतिम है उस अंतिम का पहले वाला, अंतिम का पहले वाला वर्ण के साथ, मतलब क्या क्या कहा इन्होंने कि अंतिम स्वर, अंतिम स्वर या फिर अंतिम में स्वर नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा जो अच है वो स्वर है, और फिर अंत्यादि का मतलब अंतिम में होना चाहिए या तो वो अच, अगर वो अच अंत में नहीं है, अंत से सेकंड नंबर पे आता है यानी कि पूर्व में आता है, तो पूर्व सहित, पूर्व सहित उसकी टी संज्ञा हो जाती है, उसको टी माना जाता है, उसकी टी संज्ञा मानी जाती है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं करक धन अंधु, करक धन अंधु में क में क्या है, अ है, अंत में है, और बाद में क्या है, आ है। यहां पर क, इस कक का हम करते हैं तो ये जो क है ये लास्ट में स्वर है, अंतिम स्वर है। तो ये अंतिम जो स्वर है इसकी अपन कौन सी संज्ञा करेंगे, टी संज्ञा करेंगे, इसकी टी संज्ञा करेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहां पर पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि, यहां के अंतर्गत है टी संज्ञा करेंगे अपन। तो इन्होंने क्या कि स्वर अंतिम हो या फिर स्वर अंतिम में नहीं हो, कोई व्यंजन हो, तो उससे पूर्व वाला जो स्वर है उस सहित लास्ट का जो व्यंजन है उस पूरे एक समुदाय बन जाता है, उस पूरे समुदाय की टी संज्ञा मानी जाती है। जैसे यहाँ पतत में देखा अपने तो प में अ, त में अ, और उसके बाद में फिर त में कोई स्वर नहीं है, तो ये केवल टी संज्ञा स्वर की करता है, ऐसा नहीं है। तो यहां पर ये जो ता है इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इस तरह की टी संज्ञा हो नहीं सकती। इसका मतलब इससे पूर्व वाले में देखेंगे तो पूर्व वाले तय में क्या है, आ है, मतलब ये अत पूरा बनेगा, अ सहित तय को लेंगे, पूर्व वाला जो वर्ण है उस सहित पूरे तय को लेकर हम उसकी कौन सी संज्ञा करेंगे, टी संज्ञा करेंगे। तो कई बार पूछता है कि पतत अंजलि में यानी पतत में टी संज्ञा किसकी हुई है, अ की हुई है, तय की हुई है या पूरे अत की हुई है। करकंदु में, करकंदु में जो टी संज्ञा हुई है वो अ की हुई है, क की हुई है या आ की हुई है, कैसी हुई है। तो ये चीज हमें जब अपन समझ लेते हैं तो वो सही प्रकार से अपन को आने लगती है। तो टी संज्ञा आपकी समझ में आ गई होगी। उसके बाद में एक बचती है पद संज्ञा, एक बचती है पद संज्ञा, पद संज्ञा बचती है। पद संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है कि एक नियम है सुप तिगंतम पदम, वेरी मोस्ट, इससे भी प्रश्न काफी पूछते हैं,
बहुत अच्छा प्रश्न है। सुप, फिर आया इसमें तिंग, और फिर आया अंतम, फिर पदम। कहते हैं कि जहां पर सुप है, जहां पर तिंग है, और जहां पर सुप और तिंग का अंत हो गया है, सुप या तिंग का अंत हो गया है, अंत हो गया है, तो उससे निष्पन्न जो पद बनता है, निष्पन्न जो शब्द बनता है, उस शब्द को हम पद का नाम देते, उसको पद के नाम से जाना जाता है। सुप जो है वो हमेशा शब्द के साथ में प्रयोग में लिया जाता है, और जो तिंग है वो हमेशा धातु के साथ में काम में लिया जाता है। तो धातु सुप जो है वो शब्दों के साथ में काम में लेते हैं, तिंग जो है वो धातु के साथ में काम में लेते हैं। तो सुप प्रत्यय धातु शब्द के साथ में लगकर अगर शब्द का जहां पर निर्माण हो गया है तो वो शब्द क्या बन जाता है, वो पद बन जाता है। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर राम, और राम के साथ में ये जो सुप प्रत्यय हैं ये 21 होते हैं, और तिंग जो प्रत्यय हैं वो 18 होते हैं। तो 21 प्रत्यय कौन कौन से? सु, अव, जस, अम, आउट, सस, टा, ब्याम, बिस, गे, ब्याम, ब्यसिंग, सी, ब्याम, ब्यसिंग, ओस, आम, गी, ओस, सुप। ये 21 प्रत्यय हैं जो शब्दों के साथ में लगाते हैं। और ये जो तिंग प्रत्यय हैं ये 18 है, ये धातुओं के साथ में लगते हैं। जैसे तिप, तस, जी, सिप, तस, थ, मिप, वस, मस, थ, आताम, झ, थास, आताम, द्वम, इद, वही, महिंग। ये 18 प्रत्यय हैं जिनके स्टार्टिंग के 9 प्रत्यय तो प्रश्न पद के लिए काम में लिए जाते हैं, और अंत में जो लास्ट के 9 प्रत्यय हैं वो आत्मनेपदी धातु के साथ में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो धातु के साथ में जब ये 18 प्रत्यय लगकर कोई शब्द बनता है तो वो तो पद कहलाता है, और शब्द के साथ में सुप लगता है तो वो पद कहलाता है। जैसे यहां पर राम के साथ में सु करते हैं तो क्या बनता है? राम है। तो ये राम है क्या है? राम है, एक पद है, इसको पद के नाम देंगे। जैसे मैंने लिखा है यहां पर भू धातु है, और भू धातु से अपन तिप प्रत्यय करेंगे, तिप प्रत्यय करके, और इससे निष्पन्न जो शब्द बनेगा वो बनेगा भवती, भवती बनेगा। जैसे पट धातु से अपन बनाते हैं तिप प्रत्यय करके तो क्या बनता है? पटती बनता है। तो जैसे पटती बना, भवती बना, तो ये पद, ये भी क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर तिंग प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द का निर्माण किया जाता है उससे निष्पन्न जो शब्द बनता है वो पद कहलाता है। या फिर शब्द के साथ में सुप प्रत्यय आदि लगने के बाद में जो शब्द निष्पन्न होता है वो पद बनता है। एक बार ऐसे जो है प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से पद संज्ञा या निम्न में से कौन सा पद है, तो ऐसा लिख दिया, जैसे लिख दिया राम, हरि, फिर लिख दिया गणेश है, फिर सुरेश। अब इसमें से पद कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, राम के अंतर्गत अभी कोई सुप प्रत्यय नहीं हुआ, अगर सुप प्रत्यय होता तो राम है बनता। हरि के अंतर कोई सुप प्रत्यय नहीं हुआ, नेता विसर्ग है बनता, हरि ही बनता। और सुरेश के साथ में भी कोई प्रत्यय नहीं हुआ, इसलिए यहां पर विसर्ग नहीं है, इसलिए ये पद नहीं कह सकते। गणेश के साथ में अपन ने क्या सुप प्रत्यय करके शब्द का पूर्ण निर्माण किया है, इसलिए क्या बन गया? पद बन जाता है। तो यहां पर उन्होंने जब शब्द दिया तो इससे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, लेकिन इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं राम, हरि, रमा और सुरेश, अब कहीं पर तो कोई विसर्ग नहीं दिख रहा है, तो फिर पद कौन सा हो सकता है? तब यहां पर ये बहुत डिफिकल्टी प्रश्न था कि यहां जहां पर आकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी होते हैं उनके साथ में विसर्ग होता है, लेकिन आकारांत के साथ में कभी सुप प्रत्यय से निष्पन्न शब्द होने के बाद भी कोई विसर्ग नहीं आता है। आपने रामा शब्द पढ़ा होगा, रमा, रमे, रमा, तो रमा के अंतर्गत वहां पर कोई विसर्ग नहीं आता है। तो यहां पर रमा के अंतर्गत सुप प्रत्यय करने के बाद भी विसर्ग नहीं है, इसका मतलब रमा पद है, और बाकी ये तीनों क्या है? ये शब्द है, इनको शब्द के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आज आपकी जो है कुछ संज्ञा बची हुई थी, वो संज्ञा के बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। इन संज्ञाओं का आप अच्छी तरह से समझ लेना। अगला जो नेक्स्ट अपना वीडियो आएगा वो संधि प्रकरण का आएगा। इससे पूर्व में जो मेरी सारी क्लास हुई है उस क्लास को अगर आपने ध्यान पूर्वक सही तरीके से अध्ययन कर लिया है तो अगला जो चैप्टर अपना संधि कार्य का चलेगा वो आपकी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। थैंक यू।